जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सुप्रभात प्यारे बच्चों, इसी सुविचार के साथ आइए आरंभ करते हैं आज के पठन पाठन का सिलसिला और चलते हैं उस ओर जहां से हम और आप मिलकर अध्ययन कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखे हुए निबंध भारत माता का। इस भारत माता के पाठ में हमने अपने पिछले अंक में क्या पढ़ा, इसको जानने के लिए आइए हम ये जान लें कि हमने अपने पिछले अंक में क्या देखा था। तो पिछले अंक में सबसे पहले हमने आपने जाना था स्वदेश प्रेम, अर्थात स्वदेश प्रेम के जिसके विषय में आपको विदित ही है कि यह एक ऐसा प्रेम है जिससे हमें अपने देश के प्रति लगाव होगा, अर्थात हम जिस देश की मिट्टी में हमने जन्म लिया, जिसकी रज में लोट पोत कर बड़े हुए, जिसका अन्न ग्रहण किया, जिसका जल पिया, जिसकी प्रकृति से हमने शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण किया, उस देश के प्रति हम कर्जदार हैं और हमारा कतरा कतरा उसके प्रति कर्जदार है और हम आजीवन हमारे प्रत्येक सांस उसके प्रति समर्पित होनी चाहिए। यही भाव हम हर भारतीय के अंदर विद्यमान होना चाहिए। इस पाठ के माध्यम से लेकर स्वदेश प्रेम का भाव आपके अंदर भरना चाहते हैं। इसके अलावा इस पाठ में आपको बताया गया कि हमारे देश का नामकरण कैसे हुआ, अर्थात आपको विदित ही है कि शकुंतला और दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत जी के नाम के कारण हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो भरत के चरित्र की जो सबसे प्रमुख विशेषता थी वो बहुत ही बहादुर, बहुत ही शक्तिशाली सम्राट था जिसने चक्रवर्ती सम्राट होने का गौरव प्राप्त किया, अर्थात इस देश का नाम उस व्यक्ति के नाम से जोड़ा गया कि जिससे हमारा देश का जो प्रताप है, जो हमारे देश का वैभव है, हमारे देश का जो यश है, हमारे देश की जो कीर्ति है वो चौदिश फैले, जैसे राजा भरत के समय में फैली थी। और इसके बाद हमने जाना था नेहरू जी के जल से। देश 1947 में आपको विदित है कि जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद तमाम समस्याएं थी, लोग एक दूसरे से अलग थे, जुदा थे, एक दूसरे को अपना मानने को तैयार नहीं थे। तो नेहरू जी एक दूसरे को एकजुटता के, आपसी एकता के सूत्र में बांधने के लिए जगह जगह पर जलसे यानी जनसभाएं आयोजित करते थे और उन जनसभाओं में आपने जाना था कि नेहरू जी ये बताने का, ये समझाने का, ये जताने का प्रयास करते थे कि हम कैसे अलग होते हुए भी एक है। नेहरू जी सबको एकता के सूत्र में पिरोने के लिए जगह जगह पर जलसे या जनसभाएं किया करते थे और किसानों से वार्ता। नेहरू जी के जलसे में, नेहरू जी की सभाओं में विशेष आकर्षण का जो केंद्र रहता था वो किसानों से, वो सीधा संबंध स्थापित करते थे, किसानों से सीधा बातचीत करते थे और किसानों से बातचीत के क्रम में उनका एक प्रश्न जरूर उनसे रहता था कि जो भारत माता है वो वास्तव में कौन है, आप भारत माता के विषय में आपकी क्या कल्पना है या आप क्या सोचते हैं कि ये भारत माता कौन है। और उनको यह जताने का प्रयास करते थे कि पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक ये जो फैला हुआ विस्तृत भूभाग है वो वास्तव में भारत माता है, वही वास्तव में एक है और हम कैसे एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक हैं। ये सारी चीजें हमने अपने पिछले अंक में जाना था। आज के क्रम में हम जानेंगे कि किसानों की कुछ समस्याएं, अर्थात ये पाठ जिस परिवेश में लिखा गया है, तो जब नेहरू जी जनसभाओं में लोगों से बातचीत करते थे तो वहां से उनको विदित हुआ कि जो भारतीय किसान हैं उनकी कुछ समस्याएं भी हैं, जिसका वर्णन करते हुए नेहरू जी लिखते हैं कि मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर धुर दक्षिण में कन्याकुमारी तक अपनी यात्रा का हाल बताता और यह भी कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से ही सवाल करते क्योंकि उनकी तकलीफें एक से थी। और उन तकलीफों के विषय में नेहरू जी ने कुछ तकलीफों का वर्णन किया है कि यानी पूरे भारत देश के जो किसान हैं उनकी कुछ समस्याएं हैं, जैसे गरीबी, कर्जदार अर्थात कर्ज में डूबी हुई स्थिति, इसके बाद क्या है पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन के कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म, ये सारी बातें एक दूसरे से गुथी हुई थी। अर्थात ये सारी कुप्रथाएं थी, ये सारी कुव्यवस्थाएं थी जिसमें हमारा पूरा भारतीय कृषक समाज बंधा हुआ था। और नेहरू जी बताते हैं कि इनसे छुटकारा भी वो लोग प्राप्त करना चाहते थे परंतु ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था। मैंने इस
बात को करने की कोशिश की, मैंने लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि सारे हिंदुस्तान के बारे में ये लोग सोचे। अर्थात जो किसान वर्ग है, अपनी सभाओं में नेहरू जी उनको ये संबोधित करते थे, उनको समझाने का प्रयास करते थे कि आप केवल अपने खेत, अपने घर, अपने गांव तक ही सीमित ना रहिए, सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचिए, आपको अपना नजरिया कुछ बड़ा करने की जरूरत है। तो वो नेहरू जी कहते कुछ इसके परिणाम भी मिलते, कुछ हद तक तो इस बड़ी दुनिया के बारे में भी जिनके हम एकजुट हैं, अर्थात हम कुछ को तो वो वसुधैव कुटुंबकम का भाव जताने का प्रयास करते, चूंकि नेहरू जी की दृष्टि में यह संपूर्ण विश्व ही एक परिवार के रूप में प्रदर्शित हुआ, और यही हमारी भारतीय संस्कृति है, जिसकी प्रमुख विशेषता ही है कि अयम निजः परो वेति गणना लक्षित सामुदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। और नेहरू जी सत्य अहिंसा के पुजारी थे, जिस कारण वो वसुधैव कुटुंबकम का भाव हर व्यक्ति के अंदर जगाना चाह रहे थे, और वो इसकी शुरुआत जो है गांव से, शहर से, हर जगह से करना चाहते थे। किसानों की समस्याओं से के बाद विदेश की चर्चा, किसानों से वो देश विदेश की चर्चा करते थे। उन जनसभाओं में किसानों से वो बात में ही ये बताते कि कैसे दूसरे देश में कैसे लोग रहते और उनकी क्या स्थिति है। मैं अपनी बातचीत में स्पेन, चीन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले कशमकशों का जिक्र भी लिया था। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का भी की जो हालत है उसको भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते मैं उन्हें बताता, और मैं उनको यह भी बताता कि अमेरिका ने कैसे तरक्की की है। यह काम आसान न था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी न था। अर्थात यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि नेहरू जी ने क्या समझ रखा था और वो मुश्किल क्यों नहीं था। तो नेहरू जी ने यह समझ रखा था, जो गांव के किसान हैं, जब उनको हम विदेश के बारे में बताएंगे तो हो सकता है कि वो देश की स्थिति को न जान सके, वो विदेशों के बारे में पूरी तरीके से अनभिज्ञ हों। परंतु नेहरू जी कहते हैं जब मैं उनसे इसकी चर्चा करता तो ऐसी स्थिति नहीं आती, वहां से कुछ सकारात्मक परिणाम मिलते। सकारात्मक परिणाम क्या मिलते, जैसे इसके विषय में उन्होंने बताया कि वो लोग राष्ट्र की कल्पना से पहले से ही जुड़े हुए थे, अर्थात उनको पहले से विदित है कि हमारा देश यानी हमारा राष्ट्र कहां तक फैला हुआ है। जैसे हमारे पुराने महाकाव्यों और पुराणों की कथाओं, कहानियों ने, जिन्हें ये लोग, ये कृषक वर्ग लोग खूब अच्छी तरीके से जानते थे, उन्हें देश की कल्पना करा दी थी। हमेशा कुछ ऐसे लोग मिल जाते जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थ की यात्राएं की हैं, और कुछ ऐसे हिंदुस्तानी भी मिल जाते कि जो पुराने सिपाही थे, या किसी बड़ी जंग में या किसी धावे के सिलसिले में विदेश में वो गए थे, या वहां उन्होंने नौकरियां की थी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब नेहरू जी संपूर्ण भारत की कल्पना कराते लोगों को कैसे हम अलग अलग होते हुए भी एक हैं, तो नेहरू जी कह रहे हैं कि हमें विशेष समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि कुछ जानकार लोग मिल जाते जिनको ये पूरी तरीके से विदित था कि हम कैसे अलग होते हुए भी एक हैं। उनमें चाहे वो हमारे पुराने महाकाव्य और पुराणों को पढ़ करके देश की एकता को समझ रहे थे, चाहे वो नौकरी के सिलसिले में एक जगह से दूसरी जगह गए हुए थे, या वो सिपाही थे, या तीर्थ यात्रा में कर चुके थे। तो इस प्रकार से नेहरू जी कहते हैं जो राष्ट्र की कल्पना कराना मैं सोचता था इन किसानों के लिए बड़ा कठिन काम है, वो वास्तव में उतना कठिन काम नहीं था, बल्कि ये थोड़ा आसान काम था। फिर नेहरू जी आगे बताते हुए कहते हैं कि सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में नहीं आते थे। तो ये था आज का हमारा व्याख्यान का क्रम। हमने आपने क्या सीखा, आइए हल कर लेते हैं आज के कार्य प्रपत्र को। आज के कार्य प्रपत्र का हमारा पहला प्रश्न है, नेहरू जी किसानों को चीन, स्पेन आदि देशों का उदाहरण क्यों देते थे। दूसरा प्रश्न है, किसानों के दृष्टिकोण में नेहरू जी क्या परिवर्तन लाना चाहते थे। तीसरा प्रश्न है कि भारत के किसानों की कौन कौन सी समस्याएं एक समान है। आपको इसमें किसानों की कुछ प्रमुख समस्याओं का जिक्र करना है। चौथा और अंतिम प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको आपको अपने स्वविवेक के अनुसार लिखना है। वसुधैव कुटुंबकम के विषय पर एक आलेख लिखिए। आलेख का मतलब आर्टिकल होता है, आपको एक आर्टिकल लिखना है। विषय वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है ये जो हमारी पूरी पृथ्वी है ये हमारा एक परिवार है। प्यारे बच्चों, आज के क्रम में बस इतना ही। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।